नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं सरिता रावत। जिला चंबा की पर्यटन नगरी डलहौजी में इडियट क्लब पंजाब के सौजन्य से डलहौजी क्वीन के नाम से एक शो का आयोजन किया गया। 2 चरणों में हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में डलहौजी की निशा ने डलहौजी क्वीन का खिताब अपने नाम किया, जबकि चंबा की ऋतिका ठाकुर फर्स्ट रनर अप और धर्मशाला की शबनम सेकंड रनर अप रही। जिला चंबा की पर्यटन नगरी डलहौजी में इडियट क्लब पंजाब के सौजन्य से डलहौजी क्वीन के नाम से एक शो का आयोजन किया गया। यूथ हॉस्टल के खुले मैदान में करवाए गए इस मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में डलहौजी और पूरे हिमाचल से युवतियां पहुंची थी। सभी युवतियों ने 2 राउंड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कॉन्टेस्ट में डलहौजी की निशा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए डलहौजी क्वीन का क्राउन अपने नाम किया। वहीं चंबा की ऋतिका ठाकुर फर्स्ट रनर अप और धर्मशाला की शबनम सेकंड रनर अप रही। इसके अलावा क्यूट स्माइल का खिताब रीना भारद्वाज, बेस्ट ड्रेस का खिताब नेहा शर्मा, बेस्ट कॉन्फिडेंट का खिताब अनुराधा और बेस्ट आइज का खिताब डलहौजी क्वीन निशा के नाम रहा। इस शो में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद डलहौजी के अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने शिरकत की। डलहौजी क्वीन का खिताब जीतने वाली निशा को मुख्य अतिथि व ध्वनि मेहरा ने ताज पहनाकर सम्मानित किया और सभी को शुभकामनाएं दी। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से नरेंद्र सिंह बॉबी की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जहां सरकार के साथ साथ प्रशासन भी जुटा हुआ है, वहीं बुधवार को हमीरपुर की विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा एकजुट होकर बाजार में रैली निकालकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया। हमीरपुर बाजार में सीनियर सिटीजन काउंसिल, उपभोक्ता संरक्षण संगठन और शुभ प्रभात सहित करीब 1 दर्जन समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया और एक रैली निकाली। संस्था के अधिकतर पदाधिकारी बुजुर्ग थे और उन्हें इस तरह से स्वच्छता का अलख जगाते देख हर कोई प्रभावित हो रहा था। स्वच्छता जागरूक रैली हमीरपुर के गांधी चौक से शुरू होकर भोटा चौक बस अड्डा से गुजरी और रास्ते में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकरों के माध्यम से संदेश दिए गए। सीनियर सिटीजन के सदस्य ज्ञानचंद शर्मा ने बताया कि समाजसेवी संस्थाओं ने मिलकर अभियान छेड़ा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता पैदा करने का एक अभियान है। सभी अपने अपने स्तर पर इस अभियान में जुड़े हुए हैं। तो सीनियर सिटीजन काउंसिल और शहर की जो दूसरी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जैसे उपभोक्ता संरक्षण संगठन, प्रभात सुधार सभा, सुप्रभात हेल्थ क्लब, हमीरपुर टाउन डेवलपमेंट फोरम, स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित परिवार संघ, आर्य समाज हमीरपुर, शिव मंदिर लंगर, नेहरू युवा केंद्र, ये आदि ये संस्थाएं टोकन है। ये कोई हमारा कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। ये तो सिर्फ एक अपनी बात आगे पहुंचानी है कि भाई सफाई रखो, अपनी भी रखो और पड़ोसी की भी रखो। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। जिला चंबा के चौगान में चल रही राज्य स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश भर के जिलों से आए खिलाड़ी सुविधाओं के अभाव में खेलने को मजबूर हैं। मैदान में खिलाड़ियों के लिए पानी और चिकित्सा संबंधी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। चंबा में हो रही इस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में मूलभूत सुविधाओं का न होना भी इस खेल आयोजन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जिला चंबा के ऐतिहासिक चौगान में हो रही राज्य स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता सुविधाओं के अभाव में प्रतियोगियों व उनके साथ आए अध्यापकों के लिए समस्याओं का सबब बनकर रह गई है। 14 अक्टूबर से आरंभ हुई इस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता को कुछ ही समय बीता था कि इस प्रतियोगिता के आयोजन में खामियां नजर आनी शुरू हो गई है। प्रदेश भर के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 705 खिलाड़ियों व उनके साथ आए डीपीई अध्यापकों को पानी तक भी कोई पूछने नहीं आ रहा है। वहीं खेल के दौरान अगर किसी खिलाड़ी को कोई चोट लगती है तो उसके प्राथमिक उपचार के लिए भी कोई व्यवस्था आयोजकों द्वारा नहीं की गई है। मीडिया द्वारा जब इस बारे में मैदान में उपस्थित अध्यापक से पूछा गया तो उन्होंने बदनामी के डर से मीडिया को कवरेज करने से भी मना कर दिया। कोई बंदा नहीं बदनामी होती है तो थोड़ा मैं वैसे बोल देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट वालों को बोल देता हूँ, लेकिन ग्राउंड में खेलकूद स्पर्धाओं को करवा रहे डीपीई अध्यापक टूर्नामेंट में हो रही बद इंतजामी से काफी परेशान दिखे। ये ना बच्चों के लिए पानी है, ना फर्स्ट एड है। तो आपने इसके बारे में उनको जानकारी दी? बिल्कुल सर, हम तो रोज ही बोलते हैं।
फिर रोज, लेकिन इसको कोई सुनवाई नहीं है, कोई बंदा नहीं है, ना वॉलंटियर्स है ना कोई टीचर है। मेडिकल की तरफ से 0% सर, कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। अब ये लड़के को लगी है ना स्प्रे है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई बंदा यहाँ पे हॉस्पिटल का। 0% सुविधा, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा टूर्नामेंट से। क्योंकि सुविधा फैसिलिटी है कोई नहीं है, टॉयलेट में जाना तो नीचे जाना पड़ता है सबको उधर, और यहाँ पानी वगैरह कुछ नहीं है, चूना भी परसों का डाला हुआ है। बच्चों के लिए ऑफिसर के लिए कोई सुविधा नहीं है, मेडिकल वाले है नहीं यहाँ। शाम को आया था ये मेडिकल वाला, लोग कितने बजे सुबह मैच चले गया, हमने उसको 8 बजे का टाइम दिया तो अभी तक नहीं पहुँचे, आए नहीं आए वो पता कोई नहीं। फिर आप एज क्या इंस्ट्रक्टर? मैं एज ए डीपी हूँ। अच्छा जी, हॉकी टीम लेके आया हूँ मंडी से। मंडी से? हाँ जी, हॉकी टीम लेके आया हूँ मैं इधर। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। मिस यूरोप 2007, मिस हेरिटेज एक्वाडोर, मिस बिकिनी और वेनेजुएला की मिस टूरिज्म 2007 धर्मशाला में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पहुंची हैं। अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के चलते सोमवार को धर्मशाला पहुंचकर इन सुंदरियों ने तिब्बत चिल्ड्रन विलेज में जाकर यहां रहने वाले बच्चों के रहन सहन की जानकारी ली। बुधवार को ये विदेशी हस्तियां बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मिली और धर्मशाला के विभिन्न स्थानों पर महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को जागरूक किया। महिलाओं के उत्थान के लिए एशिया, अमेरिका और यूरोपियन देशों में काम कर रही वी फॉर विमेन एम्पावरमेंट संस्था ने ग्लोबल कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में मिस यूरोप 2007, मिस हेरिटेज एक्वाडोर, मिस बिकनी और वेनेजुएला की मिस टूरिज्म 2007 काम कर रही हैं। भारत में 7 दिवसीय कार्यक्रम के चलते दिल्ली, आगरा, अमृतसर, धर्मशाला, लुधियाना और चंडीगढ़ में ये हस्तियां महिला सशक्तिकरण का काम करेंगी। वी फॉर वी के अध्यक्ष सर्वजीत सिंह ने बताया कि संस्था के ग्लोबल कार्यक्रम में विभिन्न देशों में महिलाओं की समस्याओं पर काम किया जा रहा है। इसमें देश विदेश की बड़ी हस्तियां उनके साथ महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। इस अभियान में मिस बिकनी इंटरनेशनल डायना, मिस यूरोप 2007 कार्मिन, ब्यूटी क्वीन व वेनेजुएला की मिस टूरिज्म रह चुकी जेनिफर शेल, सार्बिया के मेकअप आर्टिस्ट एना और माल्टा फोटोग्राफर ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्ष केविन कैश और मिस हेरिटेज एक्वाडोर टेटी टोरस शामिल है। I'm from Romania and I'm here in India with We4We. It's a women empowerment organization. We are trying our best to make a change in this world, especially for women empowerment. But we don't stop only women empowerment. We try to make our best to help kids, women and everybody who needs our help. For me here it's overwhelmed to be here because all this place gives me a fantastic feeling. The kids are amazing. They have such a peace inside, and they give you that peace which I think I never feel it before. Hello, my name is Tatiana Torres from Ecuador. I am leader global campaign We4We in South America and Latin America. It's amazing to stay here in India and work for We4We for empowerment women. सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। कंडाघाट के तहत पड़ने वाले ग्राम पंचायत कोट में आयोजित 2 दिवसीय मेला संपन्न हो गया। मेले के समापन अवसर पर इंडोर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरसेम भारती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि विशेष अतिथि के रूप में कोट पंचायत की प्रधान सुनीता रोहाल मौजूद रहीं। 2 दिवसीय इस मेले में कबड्डी व वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई और मुख्य अतिथि द्वारा प्रतियोगिता में विजयी रहने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कंडाघाट के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत कोट में आयोजित 2 दिवसीय मेला संपन्न हो गया। मेले के समापन अवसर पर इंडोर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरसेम भारती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कोट पंचायत की प्रधान सुनीता रोहाल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रही। 2 दिवसीय इस मेले में कबड्डी व वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सोलन जिला के अलावा शिमला जिला के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में फाइनल मैच YFCA ममलीग व फेड्स क्लब कटोह के मध्य खेला गया, जिसमें YFC ममलीग ने ये मैच अपने नाम किया। वहीं कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मैच DC सोलन ने अपने नाम किया। मुख्य अतिथि द्वारा विजेता रही टीमों को पुरस्कार व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कोट पंचायत की प्रधान सुनीता रोहाल ने बताया कि कोट पंचायत का 2 दिवसीय मेला बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने आकर खूब खरीदारी की। उन्होंने बताया कि इस मेले में कबड्डी व वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पंचायत में 2 दिन का मेले का आयोजन किया गया था। कबड्डी और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं हुई थी।
वॉलीबॉल में ममलीग टीम विजेता रही। इस मेले में आसपास के लोगों, गांव के लोगों ने भरपूर सहयोग और शलूनी क्लब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के दूरदराज ग्रामीण इलाकों में आज भी विकास का पैमाना नहीं बदला है। वहां पारंपरिक व्यवसाय ही रोजी रोटी का माध्यम है। पारंपरिक तरीकों से बनाए जाने वाले ऊनी वस्त्रों और परिधानों को मशीनों द्वारा बनाए जाने के कारण हथकरघा उद्योग बेबस होता नजर आ रहा है। इस उद्योग को जीवित रखने वाले लोगों ने सरकार से हथकरघा व्यवसाय को मनरेगा से जोड़ने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में आज भी विकास का पैमाना नहीं बदला है। वहां पारंपरिक व्यवसाय ही रोजी का माध्यम बना है। खासकर हथकरघा व्यवसाय मशीन मेड के आगे फीका पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 40 करोड़ की सहायता हिमाचल को दी है, लेकिन ऐसी योजनाओं का लाभ हथकरघा से जुड़े बड़े उद्योग उठा रहे हैं। पारंपरिक तरीके से हथकरघा के धंधे से जुड़े लोगों का कहना है कि इस काम में मेहनत अधिक है और सारा काम हाथों से ही होता है, जिससे लागत मशीन से अधिक आती है। वहीं लोगों को असली व नकली का ज्ञान नहीं होता। इससे बाजार में हाथों से बने वस्त्र व शॉल, पट्टू एवं अन्य सामान का दाम नहीं मिलता। इसलिए सरकार ग्रामीण दस्तकारी को प्रोत्साहित करने के माध्यम चुने। हिमाचल में हथकरघा से जुड़े उद्योगों को जोड़े तो करीब 100 करोड़ का व्यवसाय सालाना होता है। इस काम में अप्रत्यक्ष 40,000 लोग जुड़े हैं। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने मांग की है कि इस धंधे को जीवित रखने के लिए मनरेगा से जोड़ा जाए, ताकि जो ग्रामीण गरीब इस काम को सीख रहा है उसे मनरेगा की दिहाड़ी मिल सके। अन्यथा वास्तविक हथकरघा अतीत के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। हाथों से काम करने वालों की तादाद तेजी से गिर रही है। कोई भी इस विकट समझे जाने वाले धंधे को चलाने के बाद नुकसान उठाना नहीं चाहता। मेरा नाम राजीव शर्मा है। मैं शिखर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। करीब 20 वर्षों से इस कार्य से जुड़े होने के कुछ वर्षों से मनरेगा जैसी स्कीमें चलाई हैं। यदि इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी उनके द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्य को उसके साथ जोड़ दिया जाता है, तो उससे भी इस प्रकार के कार्य चलाने वाली संस्थाएं और जितनी भी अन्य लोग इससे जुड़े हुए उनको मदद हो पाएगी। क्योंकि नए लोग इस क्षेत्र से तभी जुड़ेंगे यदि उनको अपनी आजीविका इससे कमाने का कुछ अवसर पर मिलता है, और उस अवसर दिलाने के लिए मनरेगा जैसी योजनाओं से मिलने वाले वित्तीय लाभ उनको इस क्षेत्र से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करेंगे। हथकरघा से 15 वर्षों से जुड़े रतन दास का कहना है कि इसका सीधा लाभ ग्रामीण दस्तकार को नहीं मिल रहा है। सरकार व्यवस्था करे कि गांव तक मदद पहुंच सके, अन्यथा मशीन मेड के आगे हैंडमेड दम तोड़ जाएगा। मेरे पास जो है गांव से काफी वर्कर हैं जो इसमें बुनते हैं, कताई करते हैं, बुनाई करते हैं, और उसके बाद जो तैयार होता है फिर ये जो है आगे जैसे कोट पट्टी तैयार करते हैं, कोट तैयार करते हैं। जो है हथकर के जो हमारे गांव के लोग हैं, लाचार लोग हैं, जो इसी पर गुजारा चल रहा है, और जो कताई बुनाई खुद ये करते हैं, और इनको जो है गांव तक ये सुविधा बहुत जरूरी मिलनी चाहिए। वहीं एक अन्य कारीगर साधुराम का कहना है कि 25 साल से वे ये काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। वे चाहते हैं कि सरकार गांव में बैठे इससे जुड़े लोगों को लाभ दे। हस्तशिल्प का कम से कम 25-30 साल से चला आ रहा है, लेकिन अब ये काम चौपट होता जा रहा है, क्योंकि आजकल पावरलूम की पट्टियाँ बन रही है जो मशीनों से तैयार हो रही है। इसलिए इसमें मेहनत, हैंडलूम में जो है मेहनत बहुत ज़्यादा है। जो हाथ से हम काम करते हैं इसमें मेहनत बहुत पड़ती है और महंगा पड़ता है। जो मशीनों में माल तैयार होता है वो सस्ता पड़ता है। इसलिए इसके लिए कुछ ऐसा हो पर उन पर रोक लगे। हस्तशिल्प की जगह पावरलूम का मतलब माल ना बिके, तो इस पर रोक लगनी चाहिए, और अधिक से अधिक ज़्यादा ध्यान जो ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से वो जो है कम से कम गांव तक पहुंचनी चाहिए, ताकि गांव के एक वीवर को, एक बुनकर को उसका लाभ मिले। वहीं 2 महिलाओं लीला और मीरा का कहना है कि इस काम में मेहनत अधिक है और कमाई बहुत ही कम है। मैं यहाँ पर काफ़ी 6 महीनों से काम करती हूँ। यहाँ पर शॉल वगैरह, शॉल पट्टू आदि बनाते हैं। हम ये हैंडलूम का काम करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पर कमाई इसमें बहुत कम होती है, जिससे हमारी रोजी नहीं चलती है।
हम चाहते हैं कि सरकार हमारी ये मांग बढ़ाए, आगे गांव में ये काम चले। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। धर्मशाला में 17 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज और भारत के बीच खेले जाने वाले एक दिवसीय मैच में धर्मगुरु दलाई लामा उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। साथ ही खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें बौद्ध धर्म का पवित्र सिरोपा भी भेंट करेंगे। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के प्रवक्ता संजय शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को दोनों टीमें दोपहर बाद गग्गल हवाई अड्डे पर उतरेंगी, जहां पर उनका स्वागत पारंपरिक तरीके से किया जाएगा। कल दोपहर तक दोनों टीमें, भारत की भी और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो कल दोपहर तक यहाँ पे पहुँच जाएंगी। आते ही वो अपने होटल में जाएंगी और क्योंकि लंबे सफ़र से आएंगे तो प्रैक्टिस शेड्यूल अभी तक उनका कोई हमें नहीं पहुंचा है। और इसके अलावा जो है वो दलाई लामा जी जो हैं वो परसों मैच के उद्घाटन सत्र के जो है वो मुख्य अतिथि होंगे। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। राजधानी शिमला के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला के गेयटी थिएटर में 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक नृत्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल सरकार और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस नृत्योत्सव में प्रख्यात नृत्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। शिमला के गेयटी थिएटर में हिमाचल सरकार और संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में 16 से 19 अक्टूबर तक नृत्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शिमला सेलिब्रेट के उपलक्ष्य पर आयोजित इस 4 दिवसीय नृत्योत्सव में प्रख्यात नृत्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक अरुण शर्मा ने कहा कि शिमला सेलिब्रेट के उपलक्ष्य पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नृत्योत्सव का आयोजन 16 से 19 अक्टूबर तक शाम 6 बजे होगा और इसके लिए कार्ड दिए जा रहे हैं। वहीं स्थान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक हमारे यहाँ गेयटी थिएटर में डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में शिमला सेलिब्रेट्स के उपलक्ष्य में हो रहा है। इसमें 16 तारीख को हमारे कथक केंद्र नई दिल्ली और दीप्ति ओमचरी भल्ला का नृत्य प्रदर्शन होगा और 17 तारीख को जो है बिंदु जुनेजा और ये जो भोपाल से प्रीति पटेल, इनका नृत्य प्रदर्शन होगा। 18 तारीख को जो है लक्ष्मी पार्थसारथी और किरण सहगल और पल्लवी, इनका नृत्य प्रदर्शन होगा और 19 को जो है सोनल मान सिंह का नृत्य प्रदर्शन होगा। इसमें आवाहन और व्हेन द गॉड मीट्स इत्यादि बहुत ही प्रख्यात जो हमारे डांस हैं उनका प्रदर्शन होगा। ये संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इसके लिए समय रहेगा गेयटी थिएटर में सायं 6 बजे और प्रवेश के लिए हमारे कार्ड जो है यहाँ 14 तारीख से बंटने शुरू हो चुके हैं। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे जो प्रख्यात कलाकार है और जो हमारे शास्त्रीय नृत्य के जो विशेष शौकीन हैं उनके लिए ये बहुत ही एक लाभदायक रहेगा और इसके प्रति लोगों की रुचि पैदा हो। ये एक संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के विशेष सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। स्थायी विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका विषय पर शिमला के पीटरहॉफ में 15 और 16 अक्टूबर को 2 दिवसीय प्रथम हिमाचल प्रदेश विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा आयोजित इस विज्ञान कांग्रेस में वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर पद्म विभूषण प्रोफेसर यशपाल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा शिमला के पीटरहॉफ में 2 दिवसीय प्रथम हिमाचल प्रदेश विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है।
स्थायी विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका पर आयोजित इस विज्ञान कांग्रेस में पद्म विभूषण प्रोफेसर यशपाल ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। पद्म विभूषण प्रोफेसर यशपाल ने इस मौके पर इतिहास में नए नैतिक योगदान पर भी अपने विचार रखे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रैक्टिकल होना जरूरी है, तभी वे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जब तक वे अपनी सोच को प्रयोग नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं होंगे। इस दौरान उन्होंने मंगलयान की सफलता पर कहा कि ये उपलब्धि भारत के युवा वैज्ञानिकों के लिए काफी फायदेमंद है और यदि इसी तरह से कोशिश की जाए तो और अधिक उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। हिंदुस्तान में भी कुछ है, पाकिस्तान में है, मिडिल ईस्ट में है, हर कहीं जहाँ भी देखें वहाँ पे गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी। तो इतनी हमको कोशिश की गई अच्छा इंसान बनाने की, और किताबें बड़ी अच्छी अच्छी हैं, नए नए गुरु आते हैं, सब बातें करते हैं, पर बड़ी देर असर रहता नहीं। किताबों में रहता है, वो पढ़ के सुनाते हैं, but practically in every great faith, pretty soon afterwards there were dissensions, टुकड़े टुकड़े हो गए, या टुकड़े टुकड़े हो गए या लोग भूल गए। There seems to be something जो हमारे सोशल साइंटिस्ट ने अभी तक समझा नहीं है। हम कहेंगे हम सोशल साइंस की बात क्यों करते हो? I think I consider it my right also to talk of social science. That people get together with fantastic ideas. एक साल में पांच become very very violent. अब जितने भी धर्म के मैंने नाम लिए इस्लाम से और दूसरे सब यही हुए। The kind of thing which is happening is absolutely atrocious. तो हम यहाँ लेके साइंस और टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, तो क्या है, क्या हो क्या क्या। सिरचैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। बुशहर खेल एवं सांस्कृतिक क्लब द्वारा रोहड़ू के रामलीला मैदान में दूसरी स्वर्गीय राजीव गांधी वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। क्लब की ओर से आयोजित इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 32 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन सेमीफाइनल मैच खेले गए। बुशहर खेल एवं सांस्कृतिक क्लब द्वारा रोहड़ू के रामलीला मैदान में दूसरी स्वर्गीय राजीव गांधी वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में लगभग 32 टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता का समापन 17 अक्टूबर को बुशहर खेल एवं सांस्कृतिक क्लब रोहड़ू में युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह के जन्म दिवस पर होगा। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन सेमीफाइनल मैच खेले गए। बुशहर खेल एवं सांस्कृतिक क्लब के अध्यक्ष संजय ठाकुर ने कहा कि बुशहर खेल एवं सांस्कृतिक क्लब द्वारा रोहड़ू के रामलीला मैदान में दूसरी स्वर्गीय राजीव गांधी वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर को युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के जन्म दिवस के मौके पर रोहड़ू में मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आईजीएमसी शिमला से 25 विशेषज्ञ चिकित्सक भाग लेंगे। बुशहर स्पोर्ट्स कल्चर इन्वायरमेंटल क्लब रोहड़ू के द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर को सिविल हॉस्पिटल रोहड़ू में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन क्लब के द्वारा किया जा रहा है। यह कैंप हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष युवाओं के लोकप्रिय नेता टीका विक्रमादित्य सिंह जी के जन्म दिवस के ऊपर आयोजित किया जा रहा है। मेरी तमाम क्षेत्र की जनता से यह आग्रह है, उनसे यह अपील है कि आप इस शिविर का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस शिविर का भरपूर फायदा उठाएं। सिरचैनल के लिए रोहड़ू से रविंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन के समीप वाकना घाट के गांव कशमाड़ी में लैंडस्लाइड होने से मलबे के नीचे दबकर 3 व्यक्तियों की मौत हो गई और 3 व्यक्तियों को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के कारणों के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है।
सोलन के समीप वाकना घाट के गांव कशमाड़ी में भूस्खलन से मलबे के नीचे दबकर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार कुछ लोग वहां पर अंतिम संस्कार कर रहे थे और वे दुर्भाग्यवश इसकी चपेट में आ गए। शमशान घाट पर माइनिंग के चलते मलबा गिरते ही घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बहरहाल दर्दनाक हादसा घटने के कारण पूरे क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया है। हम डेड बॉडी लेकर नीचे पहुंचे हुए थे 5 मिनट पहला, और हम वहां खड़े थे, एकदम ऊपर से स्लिप आ चुका है और हम वहां भगदड़ मच चुकी है। कोई अपना को भागे इधर उधर, और इनके ऊपर कोई पत्थर आया। बाद में इनको बड़ी मुश्किल से झापड़ों वगैरह से बंदे द्वारा निकाला गया। इसमें 2 तो डेड हो गए जी, बाकी तो ऐसा है कि मतलब सब को ही मामूली चोटें आई। सर ऊपर से उन्हें काम करने की वजह से ऊपर लाशा आ गया और लाशा हम नाले में थे सर, भाग नहीं पाए और मतलब पत्थर के नीचे आ गए बंदे। बाकी इंजर्ड हुए इसमें 4-5 बंदे, 2 बंदे ऑन द स्पॉट हो गए सर। क्रिमेशन में आए थे, यहाँ पर डेड बॉडी रखी हुई थी। यहाँ लोग लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे, कुछ यहाँ थे लोग, और जैसे ही यहाँ बैठे थे ऊपर से आवाज़ आई और कुछ आदमी भागे के ऊपर से स्लिप आ गया। बहुत आदमी थे यहाँ पे, कुछ नीचे को भागे, कुछ ऊपर को भागे। 2 तो यहाँ पर शॉर्ट पे ख़त्म हो गए थे और 1 को ले गए थे 108 को। कहा जा रहा है कि सड़क पर कुछ दिन पहले आए मलबे को ठेकेदार द्वारा वहां से हटाया जा रहा था, लेकिन अचानक ही मलबे सहित बड़े बड़े पत्थर भी आ गए। शव को अग्नि देने से पूर्व माइनिंग का काम कुछ समय के लिए रोकने को कहा गया था, लेकिन बावजूद इसके माइनिंग का कार्य जारी रहा, जिसके चलते ऊपरी ओर से मलबा आने से लोग इसके नीचे दब गए। जैसे हम गाँव वाले यहाँ पे डेड बॉडी लाए तो यहाँ पे काम चला हुआ था तो कंस्ट्रक्शन का, समझो माइनिंग का। तो हमने भारती जी को फ़ोन किया भाई यहाँ पे काम थोड़ी देर के लिए बंद करें, जब तक हम डेड बॉडी नहीं यहाँ पे जला देते हैं। काम चला हुआ था। जितने भी सारे गांव के लोग यहाँ पे पहुँचे उतने में ऊपर से स्लिप आ गया और इसमें 2-3 जख्मी हो गए, 2 की मेरी डेथ ही हो गई। कम से कम 35-40 आदमी थे। एसपी सोलन रमेश छाजटा ने जानकारी देते हुए कहा कि अंतिम संस्कार के दौरान भूस्खलन और बड़े बड़े पत्थर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने 336 और 304 धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। कंडा घाट ब्लॉक के कशमाड़ी गांव में जहां उनका शमशान घाट है, वहां पे वो महिला का अंतिम संस्कार के लिए गांव के लोग इकट्ठे थे। तो उस समय जो पास की सड़क के साथ से काफ़ी बड़ी मात्रा में मलबा और बोल्डर्स गिरे हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौके पे ही मौत हो गई है और एक को घायल अवस्था में उपचार के लिए पहले कंडा घाट भेजा गया था और वहाँ से उसे फर्दर रेफर किया गया है। जो डेड बॉडीज़ थी, एक तो मौके से तुरंत निकाल दी गई थी, दूसरी को निकालने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों को काफ़ी समय लगा और अब दूसरी जो डेड बॉडी है वो भी रॉक्स को तोड़ने के बाद निकाल दी गई। और इसमें हमने फ़िलहाल सेक्शन 336, 304 AIPC के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। बाकी अन्वेषण के बाद ही पता चल पाएगा कि वास्तव में ये दुर्घटना किस वजह से हुई। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। बुधवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में शोभा पब्लिक स्कूल ढली द्वारा स्कूल के 16वें वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब समा बांधा। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के उप निदेशक हरीश जनार्था ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करने के लिए स्कूलों में समय समय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में शिमला के कालीबाड़ी हॉल में शोभा पब्लिक स्कूल ढली द्वारा 16वां वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के उपनिदेशक हरीश जनार्था बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ नन्हे बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना से किया गया। उसके बाद स्कूल के नन्हे बच्चों ने एक के बाद एक अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दीवार गिर रही है, ये पंछी गा रहे हो।
सिटी चैनल से बात करते हुए मुख्य अतिथि हरीश जनार्थ ने कहा कि स्कूल द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा उजागर होती है। इससे मतलब जो आपका एनुअल फंक्शन होता है, सारी साल की जो मेहनत होती है बच्चों की, और हमारे फाइनल रिजल्ट से पहले और एंडिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन से पहले पेरेंट्स और बच्चे और स्टाफ सभी चाहते हैं कि एक एनुअल फंक्शन हो। और ये एनुअल फंक्शन बेशक इसका नाम एनुअल फंक्शन है, पर लेकिन इनकी तैयारियाँ लगभग पूरी साल इस चीज़ को मतलब इस फंक्शन को करने में लगे रहते हैं। और इस फंक्शन से, इस पार्टिसिपेशन से बच्चों का काफ़ी हौसला बढ़ता है और आई एम श्योर कि इनको जो एक्सपोजर अभी मिल रहा है तो वो आगे इनकी ज़िंदगी में भी और काम आएगा। स्कूल की प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम की जानकारी दी। ये जो है एनुअल फंक्शन है जो बाबा पब्लिक स्कूल का, और ये स्कूल जो है ये 16वां एनुअल फंक्शन है। हर साल ये किया जाता है। बच्चों को पूरे साल में जो भी एकेडमिक अचीवमेंट्स होती हैं या स्पोर्ट्स या कुछ और भी जितनी भी स्पोर्ट अचीवमेंट्स होती हैं उन सब को के प्राइजेस दिए जाते हैं उनके लिए। और साथ में जो फंक्शन किया जाता है इससे बच्चों को एक्सपोजर भी मिलता है स्टेज पे आने का, और उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। थोड़ा नहीं, बहुत काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है ऐसे ऐसे फंक्शन करने से। बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने के लिए स्कूलों में समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है और वे खुलकर अपना हुनर प्रस्तुत करते हैं। सिटी के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के मौके पर बुधवार को राज्य संसाधन केंद्र और हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने स्थानीय बचत भवन में ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं और मुद्दों पर अधिवेशन आयोजित किया। इस मौके पर समिति और अधिवेशन में आई महिलाओं ने उपायुक्त शिमला के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बुधवार को राज्य संसाधन केंद्र और हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने शिमला के बचत भवन में एक अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं को पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस अधिवेशन में ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राज्य संसाधन केंद्र कार्यकारी निदेशक जियानंद शर्मा ने बैठक में विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश की राज्यपाल को भेजा गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यहाँ पर मनाया गया ज्ञान विज्ञान समिति और राज्य संसाधन केंद्र द्वारा, जिसमें 100 से ज़्यादा ग्रामीण 150 से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया। और इसके अंदर हमने एक डिमांड चार्टर दिया है माननीय गवर्नर महोदया को उपायुक्त के माध्यम से, जिसमें हमने ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को उठाया है। ख़ासतौर पर घास चारे की समस्या है, क्योंकि गांव में काफ़ी दिक्कत रहती है और बहुत सारी महिलाएं ढांक पे उनको मजबूरी में जाना पड़ता है, घासनियों में जाना पड़ता है और गिर के उनको चोटें आती है और कई महिलाओं की मौत हो जाती है। जंगली जानवरों की समस्या है, क्योंकि महिलाओं को इसमें खेतों में रखवाली करनी पड़ती है, वो अतिरिक्त बोझ महिलाओं के ऊपर पड़ता है। उनकी समस्याओं को हल किया जाए और इससे निजात दिलाई जाए जंगली जानवरों से, वो भी हमने डिमांड करी है। इसके अलावा हमने जो पानी है, पानी की समस्या ग्रामीण महिलाओं के लिए है, उसको भी हमने हल करने के लिए एक डिमांड भेजी है। और शिक्षा और कौशल विकास, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो ITI है, ख़ासतौर पर सराउंडिंग एरिया में हमारे यहाँ शिमला के आसपास, वहाँ पे जो सुविधाएं हैं लड़कियों के लिए कोई ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है, वो ट्रेड ITI के अंदर होने चाहिए। और ग्रामीण महिलाओं के लिए भी स्किल डेवलपमेंट के कुछ काम होने चाहिए और उनकी जो शिक्षा और जागरूकता है उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और स्वास्थ्य सुविधाएं गांव के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर सुदृढ़ की जाए और जो महिला रोग विशेषज्ञ है वो ग्रामीण इलाकों में भी भेजे जाएं, ताकि महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। ये हमने डिमांड की है। कुछ मुख्य मुद्दे थे आज जो हमने आयोजन किया, इसमें विभिन्न विभागों से भी यहाँ पे लोग आए और जन धन योजना, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा की कि कैसे इस जन धन योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है ग्रामीण इलाकों में। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। पहले तो बढ़ी हुई सब्जियों के दामों ने लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं, वहीं अब जिला प्रशासन द्वारा होटलों में खाद्य वस्तुओं के दामों को बढ़ाकर मजदूर व गरीब तबके के लोगों को चिंता में डाल दिया है।
जिला प्रशासन द्वारा होटलों में चाय व अन्य खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ाकर 2 वक्त की रोटी जुटाने में लगे गरीब तबके के लोगों को खासी परेशानियों में डाल दिया है। जिला प्रशासन द्वारा चाय 10 रुपए, सादा खाना 60 रुपए, समोसे 1 प्लेट 35 रुपए और चपाती 6 रुपए निर्धारित की गई है। ये सब दाम एक आम आदमी के ऊपर बोझ साबित हो रहे हैं। शिमला जिला एक ठंडा जिला है और यहाँ हर व्यक्ति, मजदूर और कर्मचारी चाय पीना पसंद करता है। अगर ये लोग दिन में 4 से 5 बार चाय पीते हैं तो प्रतिदिन 50 से 60 रुपए का खर्चा इन सब के ऊपर बढ़ता है। सिर चैनल से बात करते हुए शिमला शहर के नागरिकों का कहना है कि जिला प्रशासन को चाय व खाद्य पदार्थ के दाम कम करने चाहिए, इससे गरीब आदमी पर बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मेरे ख्याल से जिस तरह से डीजल भी सस्ता किया है, पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, हमें महंगाई पे लगाम लगानी चाहिए और ये जो हमारी नोटिफिकेशन है तो रोल बैक करना चाहिए। चाय सस्ती होनी चाहिए, खाद्य पदार्थ सस्ता होना चाहिए, आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की नोटिफिकेशन आप देखेंगे जो डीसी ने निकाली है, इससे मेरे ख्याल से आम आदमी की कमर तोड़ी गई है। शासन को थोड़ा इस पर जो है गंभीरता से कुछ और भी विचार करना चाहिए और कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि हर वर्ग को जो है ना तो जो पैसे देने वाले हैं उनको ज़्यादा जो है पिंच हो और ना ही जो लोग जो है इसको बेच रहे हैं उनकी भी जो है इनकम भी कम ना हो और प्लस जो है लोगों की जो आने वाले हैं और बैठने वाले जो लोग उसमें शामिल होने वाले उसकी वो तादाद भी कम ना हो। अदरवाइज़ तो ये है कि दोनों जगह स्टेगनेशन हो जाएगी और इसमें जो है मनी सर्कुलेशन जो है काफ़ी हद तक जो है वो बंद हो जाएगा, जो मुझे लगता है। और इसके साथ साथ जो है जब ये चीज़ें बढ़ रही है तो एक तो जो है इस पर दामों पर जो है वो कुछ ना कुछ ये लगनी चाहिए कि इसको देखे, कोशिश करे कि भाई इतने दाम जो है FSRD ना बढ़े। जो ये रेट बढ़ाए हैं मैं ये समझता हूँ देश में महंगाई दर नीचे आई है, महंगाई कम हुई है और शिमला के डीसी ने महंगाई बढ़ाई है। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें और बहुत चिंता का विषय है कि शिमला जो है वो देश से अलग चल रहा है। गरीब आदमी जो दिहाड़ी पर काम करता है और ज़्यादातर शिमला में मजदूर लोग रहते हैं या किसान हैं जो बहुत छोटे किसान हैं, उनके लिए तो एक तरह से ये मैं ये समझता हूँ कि तुगलकी फरमान है और बहुत जिसका बहुत चिंता का विषय और बहुत गलत फैसला है। बिल्कुल गलत है। आगे ही पहले लोग बड़े परेशान हैं, कीमतें भी बढ़ रही हैं, लोगों के रहने का ढंग भी ख़त्म हो रहा है सब कुछ और जो व्यवसायी हैं वो लूटने में पड़े हुए हैं जो बहुत से, तो उनका गवर्नमेंट ऐसे उनकी झुक जाती है और आम पब्लिक से राय लेनी चाहिए, कम से कम बड़े बुजुर्गों से और उनसे ही ले लो राय। तो ये जो है ना काम रोज़ महंगाई करने का ये बहुत ज़्यादा है। इट शुड बी स्टॉप्ड, इट शुड बी इंक्रीज्ड ओनली बाय द कंसेंट ऑफ द पब्लिक पीपल। तो ये ऐसा करते करते ये तो हमें डुबो देंगे बिल्कुल। हम लोग अपने जीवन में 5 पैसे की चाय भी पी है, अब 10 रुपये की पी रहे हैं। बताइए क्या बनेगा इस देश का। महंगाई के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, रेट्स डिफरेंट इंक्रीज़ हुए हैं, तो 2 इसके पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। एक तो जिनकी सैलरी बढ़ रही है उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनको तो जो है DAT सब कुछ मिलता है, तो उनकी सैलरी उसी हिसाब से बढ़ रही है, महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। मरता कौन है बेचारा जो गरीब होता है, जिसकी उस हिसाब से जो है उसकी सैलरी नहीं बढ़ती है या उसकी कमाई उसके हिसाब से नहीं है। तो अगर हम सोचें कि ये महंगाई ही बढ़ रही है तो महंगाई के साथ साथ उनकी कमाई भी बढ़ रही है, कुछ लोगों की कमाई बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम आम जनता की उसकी है जो शायद मेरे ख्याल से 60-70% लोग होंगे जो जिनकी जो है उस हिसाब से कमाई नहीं है, तो प्रॉब्लम उन लोगों की है। मेरे मुताबिक ये जो रेट बढ़े, जो छोटा मजदूर है, छोटा काम करने वाला, उसके मुताबिक वो इसमें गुजारा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो थकावट महसूस करने के बाद जब चाय पीने जाते हैं 10 रुपये एक कप की चाय के देने के लिए उसे बहुत भारी लगते हैं। और साथ में सादा खाना अगर वो खा रहा है तो उसके 35 रुपये या 40 रुपये दे के उसको गुजारा कैसे हो सकता है। एक तो छोटा कारोबार करने वाला आदमी उसकी जो सैलरी बहुत कम है, तो उस सैलरी में अपना घर का गुजारा कैसे करेगा, बाहर जाके उसको खाना है तो बहुत मुश्किल है खाने के। बिल्कुल गलत कर रहे हैं जो भी सरकार कर रही है। गरीब आदमी क्या करेगा, एक छापा लगाने वाला, एक झाड़ू मारने वाला, एक घोड़े चलाने वाला क्या करेगा।
10 रुपए की चाय कर दी, 20 रुपए का पराठा कर दिया इन्होंने। क्या करेगा गरीब आदमी हैं? महंगाई इन्होंने कर दी हैं जी। आज का आदमी क्या करेगा? बच्चे नहीं पा सकता, स्कूलों की फीसें इतनी कर दी इन्होंने हैं। महंगाई इतनी हो गई है, मत पूछो आप। मांग यही है कि इन्होंने जो चाय 10 रुपए कर दी, 20 रुपए पराठा कर दिया, ये बिल्कुल गलत किया इन्होंने। एक गरीब आदमी बीमार मर रही है और कुछ नहीं है। वहीं शिमला के उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने इस विषय पर बात करने पर कहा कि जिला प्रशासन सरकार के आदेशानुसार हिमाचल प्रदेश होर्डिंग्स एंड प्रॉफिटिंग प्रिवेंशनल ऑर्डर 1977 के तहत जिला प्रशासन कई खाद्य वस्तुओं के रेट निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि ये रेट छोटे और बड़े व्यवसाय करने वाले सभी को देखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। वहीं क्वालिटी व क्वांटिटी भी जिला प्रशासन ही तय करता है। मैं लोगों की सूचना के लिए ये बतलाना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन सरकार के आदेशों अनुसार हिमाचल प्रदेश होर्डिंग एंड प्रॉफिटिंग प्रिवेंशन ऑर्डर 1977 के तहत कई खाद्य वस्तुओं के रेट्स जो हैं, कीमतें जो हैं, उसको निर्धारित करते हैं। ये निर्धारण आज नहीं हो रहा है, ये कई सालों से 50 सालों से ये निर्धारण हो रहा है। और कीमतों का निर्धारण करना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कि सोसाइटी में, समाज में यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट रहें और अपने हिसाब से नहीं करें। प्रॉफिटिंग का भी एक मार्जिन होता है, उस सबको कैलकुलेट करते हुए जो छोटे हमारे ढाबे, चाय की दुकान वगैरह के रेट, खाने पीने की पदार्थों के रेट, थाली का रेट, सब्जी का रेट, पकी हुई सब्जी का रेट निर्धारित किया जाता है। उसी के तहत 29 सितंबर को ये अधिसूचना जारी की गई थी, जो कि 1 महीने के लिए बाध्य होती है और उसको 3 महीने के लिए द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला दंडाधिकारी होते हैं वो उसको बढ़ाते हैं। रेट कीमतें निर्धारित करने का एक ही पर्पज़ होता है कि सही और अच्छी कीमत पे खाद्य वस्तुएं, स्टैंडर्ड की खाद्य वस्तुएं लोगों तक पहुंच सके और प्रॉफिटिंग पे भी अंकुश लगे। क्वालिटी जब रेट निर्धारित किया जाता है तो उसके लिए उसके साथ क्वालिटी और क्वांटिटी भी होती है। किसी भी प्रकार की शिकायत अगर हो किसी क्वालिटी के लिए तो जरूर जिला प्रशासन, जो हमारे DFSC हैं, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक जो हैं वो, या हेल्थ ऑफिसर या कॉर्पोरेशन के हेल्थ ऑफिसर, उनको शिकायत दे सकते हैं, SDM को शिकायत दे सकते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। जहाँ तक क्वांटिटी की बात होती है वो भी निर्धारित किया जाता है, परंतु देखा गया है कि ज़्यादातर वो उसको डिस्प्ले नहीं करते हैं। तो हमारी कोशिश ये भी रहती है कि क्वांटिटी भी डिस्प्ले चाहिए, तो वो सब चीज़ें जो है डिस्प्ले हो। परंतु इसके लिए शिकायत, जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी भी अधिकारी, जो मैंने बोला, जिलाधिकारी, SDM, DFSC, इंस्पेक्टर फूड, हमारे जो सिविल सप्लाईज के इंस्पेक्टर्स हैं, उनके दफ्तर में किसी भी टाइप, किसी भी समय लिख के ईमेल से आप शिकायत कर सकते हैं। रेट हमेशा रहेंगे, एक तो परपेचुअल होते हैं, जो कानूनी तौर पे 1 महीने के लिए होते हैं कानून के हिसाब से, और वो जो 3 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाते हैं। परंतु ये नहीं कि 3 महीने का रेट ख़त्म हो जाएगा, वो रेट हम एक्सटेंड करते रहते हैं। और अगर सूचना में भी अगर आप ये देखें तो उसमें लिखा जाता है कि ये पिछली सूचनाओं से आगे बढ़ते हुए ये सूचना है। तो रेट हमेशा जिला प्रशासन निर्धारित करता है और रेट हमेशा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार यदि एक व्यक्ति 170 रुपये रोज कमाता है और दिन में 2 वक्त का खाना खाने पर 60 रुपये के हिसाब से 120 और 2 बार चाय पीने पर 20 रुपये खर्च करता है, तो उसके पास अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मात्र 30 रुपये ही बचते हैं और इसमें वो किस तरह से परिवार का भरण पोषण कर सकता है। एक तरफ जहां पहले सब्जियों के बढ़े हुए दामों से लोग परेशान हो रहे थे, तो वहीं जिला प्रशासन ने होटल में खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाकर गरीब लोगों की चिंताएं और भी बढ़ा दी है। सिर्फ के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।